Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका दूसरा पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस पार्ट का 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं एवं लवण किसे कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये, अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर उसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। इसमें बताया है कि अम्ल किसे कहा जाता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है और वह नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है। और जलीय विलयन में जो अम्ल होता है वह हमेशा H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। जो H+ आयन दिखाया गया वही हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। और इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। ये सभी अम्ल के ही उदाहरण हैं। तो अम्ल में सिर्फ आपको 3 बात ध्यान में रखनी है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल बना देता है और जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है और H+ आयन के कारण ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और अम्ल का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है HCl, HNO3 एवं H2SO4, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है आपके ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा और एक अन्य ऑप्शन रहेगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है। तो इन तीनों के अलावा जो रहेगा वह अम्ल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अम्ल किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्षार किसे कहते हैं या क्षारक क्या है। तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। यह जस्ट उसके विपरीत है। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है और जो क्षार होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, जैसे NaOH, CuO, CaO तथा CaH के होल 2। जो क्षारक है वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला बनाता है तथा इसका जलीय विलयन OH आयन मुक्त करता है। और जो अम्ल था आपका वह स्वाद में खट्टा होता है, वह नीले को लाल कर देता है और उसका जलीय विलयन H+ आयन मुक्त करता है और यह जस्ट उसके विपरीत है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि जो क्षारक होता है उसका स्वाद कड़वा होता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है और इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, जैसे NaOH, CuO, CaO तथा CaH का होल 2। ये सभी क्षारक के उदाहरण हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं। अम्ल क्या है या अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक क्या है या क्षारक किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद आपको समझना जरूरी है कि लवण क्या है या लवण किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। जो अम्ल होता है वह भी लिटमस पत्र को कलर को चेंज करता है और लवण जो होता है वह जो लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है वह किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया लिटमस पत्र पर नहीं दिखाता है, वही पदार्थ लवण कहलाता है। और यह धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप जो लवण बनते हैं वही लवण यही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जिंक जब HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है Zn+2 HCl तो बना रहा है ZnCl2 + H2 और 2 के HSO से अभिक्रिया कर रहा है तो H2SO4 + H2 बना रहा है।
तो इस प्रकार आप लवण समझ गए हो कि वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं और धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। इसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन क्यों करता है या विद्युत का सुचालक क्यों है। शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। जो शुष्क अम्ल होता है HCl वह विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता है। अम्ल का एक हमने आपको खासियत बताया था कि यह H+ आयन हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन जो शुष्क अवस्था में अम्ल होता है HCl वह H+ आयन को ही विमुक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है। अम्लों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। जो H+ आयन होता है इसी के कारण अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। और जब अम्ल सूखा होता है तो उसमें H+ आयन विमुक्त नहीं होता है, इसलिए वह विद्युत का चालन नहीं करता है। और जब इसमें थोड़ा बहुत पानी मिला दिया जाता है, जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो इसमें H+ आयन विमुक्त होने लगता है और अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। तो H+ आयन के चलते ही जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर जल का अम्लीय विलयन पानी में मिला हुआ रहेगा, अगर वह H+ आयन को विमुक्त करेगा तो वह विद्युत का चालन करेगा। और अगर अम्ल का जलीय विलयन सूखा होगा, जलीय विलयन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जलीय विलयन का मतलब तो वह जल में मिला हुआ है। जो अम्ल सूखा होगा जैसे कि HCl वह H+ आयन को विमुक्त नहीं करता है, इसलिए वह विद्युत का चालन नहीं करेगा, वह विद्युत का कुचालक कहलाएगा। तो आपको दोनों परिस्थितियों में याद रखना है कि अम्ल कब विद्युत का सुचालक होगा और कब कुचालक होगा। अम्लीय और भस्मीय, अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। जो अम्लीय और भस्मीय मूलक होते हैं वे क्या हैं, उदाहरण के साथ समझाने के लिए इसमें कहा जा रहा है। तो लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं। जो लवण होता है वह दो आयनों से मिलकर बनता है। उनमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन है। धन आयन भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होता है। जो धन आयन होता है वह भस्म से प्राप्त होता है और जो ऋण आयन होता है वह अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल साधारण रूप से बताया गया कि अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है। तो जो लवण होता है वह दो आयनों से मिलकर बनता है। उनमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। और धन आयन भस्म से प्राप्त होता है, जबकि ऋण आयन अम्ल से प्राप्त होता है। जो धन आयन होता है वह भस्म से प्राप्त होता है और जो ऋण आयन होता है वह अम्ल से प्राप्त होता है। और भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं। यह इन दोनों में डिफरेंस था। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण पूछा जा रहा है वह है जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ ये भस्मीय मूलक है और Cl ये अम्लीय मूलक है। आपस में संयोग कर NaCl लवण बनाता है। NaCl साधारण नमक का अणुसूत्र है और यही जब बनता है जिसमें Na+ भस्मीय मूलक होता है और Cl अम्लीय मूलक होता है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने में Na+ भस्मीय मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर अम्लीय लवण बनाता है, वही अम्लीय और भस्मीय मूलक का उदाहरण है। और जो अम्लीय मूलक होता है वह अम्ल से प्राप्त आयन के द्वारा बनता है और जो भस्मीय मूलक होता है वह भस्म से प्राप्त आयन के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार इन दोनों का डेफिनेशन था और इनका एग्जाम्पल था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग लिखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अणुसूत्र है NaHCO3 और इसका दो उपयोग पूछा जा रहा है कि इसका यूज किस किस चीज़ में। तो इसका उपयोग निम्नलिखित चीज़ों में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एक लाइन लिखना जरूरी है कि क्वेश्चन आपको लिख के और उसका कितना उपयोग पूछा जा रहा है। जैसे दो उपयोग पूछा जा रहा है तो दो उपयोग निम्नलिखित है। इस टाइपिंग में छूट गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि निम्नलिखित लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आपको नंबरिंग 1 डाल के लिखना है सोडा अम्ल। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वही सोडा अम्ल होता है। उसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, अर्थात फायर ब्रिगेड में। जो फायर ब्रिगेड होता है, जो आग को बुझाने वाला यंत्र होता है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है।
और इसका दूसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड का एक संगठक है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। और इसका दूसरा उपयोग यह है कि जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो यह एसिडिटी को कम करके राहत पहुंचाता है, अर्थात इसका उपयोग मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका दो उपयोग आपको सिर्फ सिंपली ध्यान में रखना है कि इसका पहला उपयोग तो पेट में जब अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उससे राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है, अर्थात एसिडिटी के समय इसका उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में, फायर ब्रिगेड में इसका उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो लिटमस विलियन है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो लिटमस विलियन है वह बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। लिटमस विलियन आप ध्यान में रखिएगा कि जो लिटमस विलियन होता है वह बैंगनी रंग का होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है। थैलाफाइटा एक समूह, एक रसायन शास्त्र का समूह है थैलाफाइटा समूह, उसी में एक लाइकेन पौधा होता है, उसी से लिटमस विलियन निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। प्राय कहने का मतलब है कि अधिकतर इसका उपयोग सूचक की तरह किया जाता है। लिटमस विलियन उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगून पंखुड़ियाँ किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसे अम्ल क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बहुत से प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेट्रोनियम, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलियन में अम्ल अथवा किसी विलियन में क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। इसीलिए इसे अम्ल क्षारक, अम्ल सूचक एवं क्षार सूचक अथवा सूचक कहा जाता है। और जो इसमें लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो लिटमस विलियन में बताया गया कि यह एक बैंगनी रंग का व्यंजक होता है और यह थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, साइन के रूप में किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल या तांबे के बर्तनों में, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपने देखा होगा कि आपके घर में जो दही होता है वह पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है, अथवा कोई भी खट्टा पदार्थ इसमें नहीं रखा जाता है। तो इसमें नहीं रखने का क्या कारण है या क्यों नहीं रखने चाहिए? तो तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा था कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और इसमें अम्लीय गुण होता है। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपने पढ़ा था कि दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है और जो चीज़ खट्टा होता है उसमें अम्लीय गुण होता है, वो आपने अम्ल के डेफिनेशन में पढ़ लिया है। और तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, दही में देखिए लैक्टिक अम्ल है, हमने आपको बताया कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, दही में लैक्टिक अम्ल के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है और जब वह तांबे के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप लवण बना देता है और जब उसमें लवण बन जाता है तो दही का स्वाद बदल जाता है। जो आपका एग्जाम्पल में दिखाया गया कि अगर आप दही कॉपर के बर्तन में रखेंगे तो वह कॉपर लवण के साथ हाइड्रोजन को विमुक्त करेगा, अर्थात दही का नामो निशान मिटा देगा, अर्थात दही जो होगा उसका स्वाद बदल जाएगा, वह पहले जैसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं किसी अन्य खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? केक अथवा पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग करने का क्या कारण है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बना हुआ होता है और जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जब बेकिंग सोडा को जल में मिला दिया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जो एग्जाम्पल में दिखाया गया है NaHCO3 प्लस CO2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ अगर आप क्रिया करेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होता है और अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक फूल जाता है। जब यह अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या फिर केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। जो केक होता है वह फूला फूला सा होता है
और मुलायम होता है। इसके मुलायम होने का कारण यही है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है और जो बेकिंग होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पाव रोटी या केक फूल जाता है और इससे है मुलायम हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। तो यही कारण है कि केक या पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और करना भी चाहिए, क्योंकि केक या पाव रोटी में अगर बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह अधिक फूलेगा नहीं और अधिक मुलायम और स्पंजी नहीं लगेगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता लिखें। ब्लीचिंग पाउडर जो है वह किस प्रकार बनाया जाता है उसका विधि पूछा जा रहा है एवं उसकी उपयोगिता क्या है, उसके उपयोग क्या है, ये लिखें। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बोले या विरंजक चूर्ण बोले दोनों एक ही बात है। तो जब बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। जो आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र होता है CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र है और क्लोरीन Cl2 जब के साथ अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण CaCl2 प्लस हाइड्रोजन बनाता है, H2O जल बनाता है। और इसका उपयोग पूछा जा रहा है तो इसका उपयोग है लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए और पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। इसका पहला तो उपयोग है कि लॉन्ड्री में साफ कपड़ों की विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है और जो पीने वाला पानी होता है उसमें किसी प्रकार का कोई रोगाणुनाशक होता है, रोगाणु होता है, उसको नाशक करने के रूप में उस जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर बनाने की उपयोग एवं विधि थी और इसका उपयोग निम्नलिखित है कि लॉन्ड्री में कपड़े के विरंजक चूर्ण बनाने के लिए और पानी जो आप पीते हैं उसको स्वच्छ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछा ही जाता है हर बार। तो धोबिया सोडा में बेकिंग सोडा तो आपने अभी ही पढ़ा कि इसका उपयोग पाव रोटी वगैरह बनाने में किया जाता है, अर्थात खाना वगैरह में किया जाता है, घरों वगैरह में। तो सबसे पहले धोबिया सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। बस अंतर यह है कि इसमें Na2 की जगह इसमें NaH हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। जो धोबिया सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट को ही धोबिया सोडा कहा जाता है। उसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। जो धोबिया सोडा होता है उसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में होता है, जैसे कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में एवं कागज के उद्योग में। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका उपयोग प्राय घरों में होता है केक अथवा पाव रोटी बनाने में। इसका उपयोग घरों में पाव रोटी बनाने में होता है, जो आपने 2 क्वेश्चन पीछे पहले पढ़ा ही है। और जो धोबिया सोडा होता है वह जल की स्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग करता है। और बेकिंग सोडा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। बेकिंग सोडा के उपयोग में आपने पढ़ा था कि इसका उपयोग अग्निशामक अर्थात फायर ब्रिगेड में इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्र में उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इन दोनों के रासायनिक सूत्र में डिफरेंस, कि जो धोबिया सोडा होता है वह Na2CO3 अनुसूत्र है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है, जैसे कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में। और इसका उपयोग प्राय घरों में केक अथवा पाव रोटी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो यही धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके कुछ उपयोग लिखने के लिए कहा जा रहा है कि उसका किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बोले, इनके निम्नलिखित उपयोग हैं। इसका पहला उपयोग है इस्पात की सफाई करने में। इस्पात अर्थात जो बड़े बड़े मशीन वगैरह होते हैं उनकी सफाई करने में। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में एवं सौंदर्य प्रसाधन में अर्थात जो क्रीम वगैरह बनता है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। औषधियों के निर्माण में, जो दवाई से रिलेटेड औषधियाँ होता है उनके निर्माण में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और इस्पात की सफाई करने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो यही इनके कुछ उपयोग थे। जो 4 उपयोग आपको बता दिया गया है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, औषधियों के निर्माण में एवं अमोनियम क्लोराइड बनाने में, इस्पात की सफाई करने में।
इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपने जिसका उपयोग पढ़ा उसी से विपरीत यह है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। आपको उपयोग वाला क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि उपयोग वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और अगर आप सभी का दो दो उपयोग भी याद करके रखते हैं तो आप उस क्वेश्चन का अच्छे से नंबर एग्जाम में उठा लीजिएगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उसके भी उपयोग निम्नांकित है, अर्थात नीचे लिखे गए हैं। इसका पहला उपयोग है, धातुओं से ग्रीस हटाने में उपयुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो धातुओं में ग्रीस होता है उस हटाने में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है तथा कागज बनाने में इसका उपयोग बहुत चीज़ों में किया जाता है। इसका पहला उपयोग है धातुओं से ग्रीस हटाने में। दूसरा, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोगी है। कृत्रिम फाइबर अर्थात मैन मेड फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज बनाने में, अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में, धातु से ग्रीस हटाने में। तो आपको ध्यान रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत उपयोग हैं। जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बस आपको इनको अच्छे से समझ के याद रखना है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के याद किए हुए रहिएगा तो आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।